अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 2 है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर प्रीव्यू बेसिकली ये है कि एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। देन एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, देन ट्रायल बैलेंस। तो हम शुरू करते हैं एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रोसेस से, जिसमें ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है, द अकाउंटिंग प्रोसेस आइडेंटिफाइज business transaction and events, analyzing and records their effects, and summarize and present information in reports and financial statements. अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली क्या करता है कि एक इवेंट को, एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है। लाइक आप सेल्स कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, ये एक इवेंट है सेल्स की। आपने ये एक इवेंट क्रिएट हुआ, आपने 10,000 की सेल्स की, एक इवेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। वो इस इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। देन इसको एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एनालाइज कर का मतलब कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है, किस अकाउंट पे हो रहा है, एसेट्स पे हो रहा है, लाइबिलिटीज पे हो रहा है, इक्विटी पे हो रहा है, ठीक है। देन इसकी बेस पे इसको रिकॉर्ड करते हैं एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि आप लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, इनकी बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप के बिजनेस के डिसीजन होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना उधार लेना है, फर्दर आपने कितने प्रॉफिट शेयर करने हैं, आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके पास। ये सब चीज़ें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रही होती हैं। अच्छा। देन इसमें कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब आप कोई चीज़, लेट्स से आप कुछ चीज़ परचेज करना चाहते हैं मार्केट से, आपने कोई गारमेंट परचेज की, शूज़ परचेज किए, तो आपको एक सेल्स एक इनवॉइस दी जाती है, ठीक है। वो बेसिकली एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि आपने वाकई ही एक चीज़ परचेज की है। इसी तरह उसका जो प्रिंट आउट होता है, ठीक है, उसकी जो कॉपी होती है वो उस कंपनी के लिए या उस बिजनेस के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट होती है कि उन्होंने वो सेल्स की हैं। तो ये बेसिकली आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे पता लगता है कि क्या वाकई कोई इवेंट हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, अब आते हैं अकाउंट एंड इट्स एनालिसिस। अकाउंट क्या होता है, इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आइटम्स। अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड होता है जिसमें हमें पता लगता है कि क्या एक इवेंट यानी कि सेल्स, परचेज, ये जो इवेंट्स हैं इनकी बेसिस पे क्या कोई एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या इक्विटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस, लेट्स से आपने सेल्स की, ये एक इवेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल्स की तो आपके पास कैश आएगा, अगर आपने कैश पे सेल्स की है तो कैश आएगा। कैश से आपका एसेट जो है, एसेट एसेट इंक्रीज करेगा, और रेवेन्यू दूसरी साइड पे रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है, अकाउंट जो होता है वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि किस एसेट में, लायबिलिटी में, इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस आइटम में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किस तरह से आ रहा है। और जर्नल लेजर बेसिकली इन हर एक एक्टिविटी का ओवरऑल रिकॉर्ड रखता है। जर्नल लेजर हर एक अकाउंट का रिकॉर्ड रखता है। अब अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं जो इनकी जनरल कैटेगरीज हैं। एक एसेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट और इक्विटी अकाउंट। ये आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी देखा था, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी अकाउंट, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। एसेट अकाउंट्स आप जनरली जानते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी ओन करती है या कंट्रोल कर रही होती है। किसी फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए वो आपके एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स में फर्दर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो कैश आ जाता है। कैश रिफ्लेक्ट्स कंपनीज कैश बैलेंस। कैश अकाउंट जो होता है वो आपका कैश बैलेंस बता रहा होता है, ठीक है।
अब कैश अकाउंट में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास कैश आ रहा होता है वो आप ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अगर कैश आपकी बिजनेस से बाहर जा रहा होता है तो आप उसको लेस करते जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कैश अकाउंट होता है। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल वो होता है जब आप क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, उधार पे सेल्स करते हैं, तो एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है रिसीवेबल्स के नाम से। यानी कि आपने अपने कस्टमर से एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव करनी है, अपने 5,000 की आपने सेल्स की उधार पे अपने कस्टमर को। तो अकाउंट रिसीवेबल में क्या लिखा जाएगा कि आपने अपने कस्टमर से 5,000 रुपये लेने हैं, तो ये बेसिकली आपका अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। अब जैसे जैसे वो बंदा या वो कस्टमर उधार पे परचेजिंग करता जाएगा आपसे, वैसे वैसे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे वो पेमेंट्स करता जाएगा वैसे वैसे अकाउंट रिसीवेबल्स कम होते जाएंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल मीन जो पैसे आपने रिसीव करने हैं। अब आते हैं जी नोट रिसीवेबल की तरफ। नोट रिसीवेबल इज ए प्रोमिसरी नोट, is a written promise of another entity to pay a definite sum of money on a specified future date to the holder of the note। अच्छा, जैसे अकाउंट रिसीवेबल होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है नोट रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये बेसिकली एक रिटन नोट होता है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल आपका ओरल भी हो सकता है, ठीक है, एक इनफॉर्मल टाइप का भी हो सकता है। लेकिन जो नोट रिसीवेबल होता है वो प्रॉपर एक प्रोमिसरी नोट होता है, यानी कि लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट होता है या आप जिसमें हल्फिया बयान होता है, उस तरह से ये नोट रिसीवेबल होता है, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो भी ये नोट रिसीवेबल होल्ड करता होगा, यानी कि जो भी होल्ड करता होगा उससे ये पेमेंट की जाएगी जिसने रिसीवेबल नोट रिसीवेबल बनाया उसकी तरफ से। अच्छा, अब प्रीपेड अकाउंट्स क्या होते हैं? प्रीपेड अकाउंट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले से ही आप चीज़ों को पे कर देते हैं, ठीक है। और पहले से पे करने का मतलब क्या होता है कि आप एडवांस में कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं लेकिन आप उसका बेनिफिट अभी रिसीव नहीं किया आपने, इसलिए इन्हें प्रीपेड अकाउंट्स कहते हैं। जैसे कि आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया, ठीक है, आपने कहा कि यार ये 2 माह का रेंट है, आपने एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दी, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं मंथली एनुअल बेसिस पे। उसके बाद आपने कोई सर्विसेज के लिए पेमेंट्स करनी है, आपने किसी किसी बिजनेस को कहा कि यार हमें पर्टिकुलर सर्विसेज चाहिए आपसे और ये हम आपको एडवांस में पेमेंट्स कर रहे हैं, और आपने ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, ये हमारा काम करना, तो वो भी प्रीपेड अकाउंट में जाता है। अच्छा, उसके बाद तो ये भी आपका एसेट होता है। नोट रिसीवेबल अगर आप रख रहे हैं, किसी ने आपको बनाकर दिया तो आपका एसेट है। प्रीपेड अकाउंट भी आपका एसेट है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट होता है इसमें आपका। सप्लाईज, आप कुछ सप्लाईज ऑन करते हैं, परचेज करके रखते हैं अपने पास, तो वो आपका एसेट होता है, ठीक है। इस तरह जब सप्लाईज आपकी बढ़ती हैं तो आपका एसेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जब आपकी सप्लाईज खर्च हो जाती हैं या आप कि ये बिजनेस से निकल जाती हैं तो ये आपकी सप्लाईज लेस हो जाती हैं, सिंपल। इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट एसेट होता है, ठीक है। एसेट यानी कि आपने कोई मशीनरी ऑन किया जिससे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो वो आपका इक्विपमेंट है और वो आपके एसेट्स में आता है, ठीक है। और इससे हम किस तरह डील करते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इक्विपमेंट को जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है इक्विपमेंट, उसकी डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन मीन एक एनुअल एक्सपेंस चार्ज करते हैं, यानी कि एक मशीनरी आपने ली 1 लाख रुपए की और उसकी लाइफ है 10 साल की, वो 10 साल तक चलेगी, तो हर साल आप 10,000 रुपये एक्सपेंस लिख देते हैं कि यार अब ये मशीनरी 90,000 की रहेगी, 10,000 एक्सपेंस हो गया। अब मशीनरी 2 साल बाद 80,000 की रहेगी, अब 70,000 की रहेगी। तो बेसिकली ये जो एक्सपेंस होता है ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसी तरह बिल्डिंग्स भी आपके जो होते हैं वो भी आपका एसेट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी लायबिलिटी अकाउंट की तरफ। अब आपकी एसेट्स पूरे हो गए हैं, ठीक है, एसेट्स पूरे हो गए। अब आते हैं लायबिलिटी अकाउंट की तरफ, ठीक है। अब लायबिलिटीज में क्या आता है जी? लायबिलिटीज आर क्लेम्स बाय क्रेडिटर,
ये क्रेडिटर्स का क्लेम होता है आपके एसेट्स पे। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनके आपने पैसे देने होते हैं। लेट से आपने किसी से उधार लिया, या लेट से आपने परचेजेस की, उधार में परचेजेस की, क्रेडिट परचेजेस की। आपने कहा मुझे इतने जो सामान है वो भेज दें, पेमेंट्स मैं बाद में करूँगा, ठीक है? तो वो आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो लायबिलिटीज जो होती है उन क्रेडिटर्स का क्लेम होता है, क्लेम अगेंस्ट एसेट्स, कि वो आपके एसेट्स पे क्लेम रखते हैं। लेट्स से अगर आप उन्हें पेमेंट्स नहीं करते, वो आपको सू करते हैं, अदालत में जाते हैं, तो अदालत ये ऑर्डर कर सकती है कि वो आपकी कंपनी के एसेट्स सेल करके अपने जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्रेडिटर का क्लेम होता है। अब लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? अकाउंट्स पेएबल, यानी कि आपने जैसे अकाउंट रिसीवेबल था, उसमें क्या था कि आपने क्रेडिट पे सेल्स की। अकाउंट्स पेएबल क्या है कि आपने क्रेडिट पे, उधार पे परचेजेस की, अब आपने वो पैसे अदा करने हैं। तो अदा करने वाले पैसे बेसिकली आपकी लायबिलिटी होती है, वो अकाउंट्स पेएबल में आते हैं। इसी तरह नोट पेएबल, ये भी इसी की टाइप कह सकते हैं आप, जो कि एक फॉर्मल प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है, कि आपने किसी के ये पैसे अदा करने हैं, तो ये भी आपके लायबिलिटी में आता है। अच्छा, अब अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी लायबिलिटी में क्यों, क्या होता क्या है और क्यों आता है लायबिलिटी में? रेवेन्यू होता है कि आपने किसी को सर्विसेज दी या चीज़ें प्रोवाइड की और पैसे रिसीव कर लिए, वो आपका रेवेन्यू हो गया। ये अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है? अनअर्न्ड का मतलब होता है ये रेवेन्यू भी आपने कमाया नहीं है, यानी कि इसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, या इसके अगेंस्ट आपने जो गुड्स हैं वो अभी उन्हें नहीं भेजी, तो ये आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाता है और ये आपकी लायबिलिटी होती है। जब तक आप इसके अगेंस्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते या गुड्स प्रोवाइड नहीं करते, तब तक ये लायबिलिटी ही रहता है। अच्छा, इसके बाद आता है अक्रूड लायबिलिटीज। अमाउंट्स ओड दैट आर नॉट येट पेड। ये वो अमाउंट होती है जो आप ओ करते हैं, यानी कि आपने अमाउंट जो सर्विसेज हैं वो ले ली हैं, लेकिन आपने पेमेंट्स नहीं की। यानी लेट से आपने अपनी लेबर से काम करवा लिया एक हफ्ता, लेकिन उन्होंने वेजेस जो है वो पे नहीं की, तो वो अक्रूड लायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है? इस तरह टैक्सेस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये जो पेएबल्स हैं जिनके अगेंस्ट आप बेनिफिट ले चुके हैं, वो आपकी अक्रूड लायबिलिटीज में आता है। अच्छा, अब आपका एसेट्स भी हो गया, लायबिलिटीज भी हो गया। अब आते हैं इक्विटी अकाउंट पे। लायबिलिटी क्या था? क्लेम ऑफ क्रेडिटर, जबकि इक्विटी क्या है? ऑनर्स क्लेम ऑन ए कंपनीज एसेट, कि एक ऑनर का उस कंपनी के एसेट पे जो क्लेम होता है उसे आप कहते हैं इक्विटी, ठीक है? अब इक्विटी ये ऑनर क्लेम क्यों होता है? ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अगर ऑनर 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो ऑनर जो है वो 1 लाख रुपए का क्लेम रखता है कंपनी के एसेट्स पे, ठीक है? अभी हमने ये डिस्कस किया था कि ऑनर का जो इक्विटी होती है वो किस तरह से कम या ज़्यादा होती है। लेट से अगर ऑनर ने मजीद 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो उसमें क्या होगा? ऑनर की इक्विटी बढ़ जाएगी, 1,50,000 हो जाएगी। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट्स अर्न करती है, ठीक है, तो वो भी, या सेल्स करती है, वो भी ऑनर की इक्विटी में ऐड कर देंगे। लेट्स से 30,000 की सेल्स की, तो क्या होगा? वो 30,000 रुपये ऑनर के इक्विटी में ऐड कर देंगे। 1.5 लाख में 30,000 ऐड कर देंगे, 1,80,000 हो जाएंगे। और जो एक्सपेंस होगा उस टाइम का, लेट से उस महीने का जो एक्सपेंस होगा, रेंट होगा, वेजेस होंगी, अगर वो 20,000 है तो 20,000 लेस कर देंगे, तो नेट आपका ऑनर की इक्विटी रह जाएगी 1,60,000। तो ये बेसिकली इक्विटी अकाउंट ऐसी डीलिंग्स हैं कि इसको किस तरह से डील करते हैं। तो नेक्स्ट है जी एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम डिफरेंट टूल्स, प्रोसेसेस पढ़ते हैं जो अकाउंटिंग सिस्टम को बना रहे होते हैं। जैसे कि लेजर। लेजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस फॉर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड लेजर। अभी हमने पहले भी बात किया है। ओवरऑल जो अकाउंट की डिटेल रख रहा होता है पर्टिकुलर अकाउंट की, वो लेजर होता है आपका, ठीक है?
देन डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट को हम भी फिलहाल हम बेसिकली समझने के लिए टी अकाउंट यूज़ करते हैं। टी अकाउंट क्यों कहते हैं इसे, कि ये बेसिकली टी की शक्ल होता है, ये देखें ये टी बना हुआ है, इसे अब टी अकाउंट कहते हैं। लेफ्ट साइड इसकी जो होती है वो सबसे ऊपर इस अकाउंट टाइटल आ जाता है, ठीक है। लाइक ये कैश अकाउंट है, अगर ये कैश की डिटेल्स दे रहा है तो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है, पेबल्स हैं, रेंट अकाउंट है, वेजेस है, कुछ भी है, जो टाइटल होगा वो टाइटल लिखेंगे। देन लेफ्ट साइड पर डेबिट और राइट साइड पे आप क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। और एट द एंड जो उनका डिफरेंस आएगा वो हम एंड पे इसका बैलेंस लिख देंगे कि इस अकाउंट का ये पर्टिकुलर बैलेंस है डेबिट। अगर डेबिट साइड पे 1 लाख लिखा है और क्रेडिट साइड पे 80,000 लिखा है तो एट द एंड 20,000 रुपये आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। अच्छा अच्छा एक एरर है जो आप जनरली सोचते हैं कि यार जो चीज़ बढ़ रही है वो डेबिट होती है, जो कम हो रही है वो क्रेडिट होती है। तो ये बेसिकली एक गलत बात होती है, एक एरर होता है। अब हम डेबिट क्रेडिट को किस हिसाब से देखते हैं वो भी हम आगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब है जी डबल एंट्री काउंटिंग। डबल एंट्री काउंटिंग क्या होती है, जिसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें कम से कम 2 अकाउंट लाजमी इन्वॉल्व होते हैं विद एटलीस्ट 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इवेंट होता है, उसमें कम से कम 2 जो आपके अकाउंट्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स से आपने सेल्स की, तो सेल्स में कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो आपका रेवेन्यू आ रहा है, एक तो आपका कैश आ रही है, कैश, ठीक है। कैश इन्वॉल्व हो रहा है, सेकेंडली आपकी सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, आपकी सेल्स लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह लेट्स से आप कोई एक्सपेंस पे करते हैं, आप अपने ऑफिस का रेंट पे करते हैं, मंथली रेंट पे करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, क्या इस देखें इसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब आप रेंट पे करेंगे तो कैश इन्वॉल्व होगा, कैश दे रहे हैं आप, और सेकेंडली आपका रेंट एज एन एक्सपेंस, क्योंकि रेंट आपका एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस आपका सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो डबल एंट्री में क्या होता है, एटलीस्ट 2 अकाउंट लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली इसमें क्या होता है, टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट इक्वल द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। जितनी अमाउंट आपकी डेबिट हो रही होती है उतनी ही क्रेडिट होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने रेंट की बात की, आपका 10,000 रेंट है, अगर 10,000 कैश आपके पास से जाएगा तो रेंट एक्सपेंस भी 10,000 के इक्वल ही होगा, ठीक है। टोटल डेबिट जो है वो टोटल क्रेडिट के इक्वल है। देन द अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट नॉट वायलेटेड। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये वायलेट नहीं होनी चाहिए। अभी हमने ट्रांजैक्शन एनालिसिस किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने देखा था कि कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद इक्वेशन जो होती है इक्वल ही रहती है, एसेट्स जो होते हैं वो हमेशा लायबिलिटी और इक्विटी के इक्वल ही रहते हैं। तो डबल एंट्री में क्या होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन वायलेट नहीं होनी चाहिए इसमें भी। अच्छा, अब हम आते हैं कि कौन सी चीज़ डेबिट बढ़ने से डेबिट होती है, कौन सी चीज़ कम होने से डेबिट होती है, ठीक है। तो ये आप देखें, लेट्स से ये टी अकाउंट है, टी अकाउंट हमने क्या देखा था, लेफ्ट साइड पे डेबिट है, राइट साइड पे क्रेडिट है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें अकाउंटिंग क्वेश्चन, लेफ्ट साइड पे आप लेट्स से एसेट्स और राइट साइड पे आपकी लायबिलिटी और इक्विटी। तो अगर देखें एसेट्स आपके इंक्रीज करते हैं तो आप डेबिट करते हैं, एसेट्स आपके अगर इंक्रीज करते हैं तो आप डेबिट करते हैं हमेशा। कैश आपका एसेट है, अगर कैश आपके पास आ रहा है तो आप उसे कैश को डेबिट ही करेंगे, ठीक है। और अगर कैश आपके पास से जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, माइनस करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखें, अब लाइबिलिटीज का जो रूल होता है वो एसेट से अपोजिट होता है, लाइबिलिटी और इक्विटी का जो रूल होता है वो एसेट से अपोजिट होता है। देखें एसेट अब बढ़ रहा है तो आप डेबिट करते हैं, जबकि लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं, देखें क्रेडिट फॉर इंक्रीज, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। एसेट बढ़ रहा है, डेबिट किया, इक्विटी बढ़ रही है, प्लस का निशान ये आपने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी और इक्विटी, एसेट्स का जो रूल होता है बढ़ने से
डेबिट करते हैं, कम होने से क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी और इक्विटी इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं। इक्विटी इसी तरह अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, अगर इक्विटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसमें एक और डिवीजन है वो हम देख लेते हैं। आपने अकाउंटिंग वर्जन इस तरह से देखी थी, एसेट्स जो होते हैं इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब हमने कहा था कि ऑनर इक्विटी जो है ये पूरा इक्विटी का पोर्शन है। अब ऑनर इक्विटी किस तरह से बढ़ती है या कम होती है? अगर तो ऑनर फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में तो आप क्रेडिट कर लेंगे उसको। लेकिन अगर ऑनर जो है वो क्या कहते हैं, अगर ऑनर बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो क्या करते हैं आप, ऑनर्स विदड्रॉ के नाम से अकाउंट में जाते हैं और उसमें से यहाँ पे जाके उसमें जाके अमाउंट को आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको। इसी तरह अगर रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू अपने सेल्स की जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ वो बेसिकली ऑनर के लिए ही है। ऑनर ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आपने 50,000 की सेल्स की हैं तो 50,000 ऑनर के कैपिटल में ही ऐड होता है, ये देखें ऐड होता है। और एक्सपेंस जो है वो इस रेवेन्यू में से लेस होता है। अब रूल देखें, एसेट्स का रूल है बढ़ने से डेबिट, कम होने से क्रेडिट। इसके बिल्कुल अपोजिट 3 चीज़ें हैं, लायबिलिटी, ऑनर कैपिटल और रेवेन्यू। जो चीज़ें प्लस के बाद आ रही हैं देखें, लायबिलिटी तो है ही है, लेकिन जो प्लस के बाद जो चीज़ें आ रही हैं, ऑनर कैपिटल, इसका भी रूल अपोजिट है एसेट्स से। इस तरह प्लस के बाद जो आ रही है चीज़ रेवेन्यू, इसका रूल भी एसेट के अपोजिट है। ठीक है, जबकि जो आपकी नेगेटिव वाली हैं ऑनर विड्रॉल्स, उसका रूल क्या है, उसका रूल सेम एसेट वाला है कि अगर बढ़ रही हैं, ऑनर ज़्यादा पैसा निकालता जा रहा है तो डेबिट करते जाएंगे। इस तरह एक्सपेंसेस हैं, अगर एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे तो डेबिट करते जाएंगे, एक्सपेंसेस कम होते जाएंगे तो हम क्रेडिट करते जाएंगे। अच्छा, अब ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सी चीज़ कब डेबिट होगी, एसेट कब डेबिट होगा, लायबिलिटी कब डेबिट क्रेडिट होगी, ऑनर कैपिटल कब डेबिट या क्रेडिट होगा, ऑनर विड्रॉल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस कब डेबिट क्रेडिट होंगे। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है, क्योंकि आगे अकाउंटिंग सारी इसी पे बेस कर रही है। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, देन रिपोर्टिंग करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस कर रही होती हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हैं, इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी ये टॉपिक यहीं तक है, इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।